फॉर्मल एजुकेशन की हम यहाँ बात करेंगे ज्यादातर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम होती है, लाइक स्टीव जॉब, जानता कोई? जी भैया, एप्पल के ओनर थे स्टीव जॉब्स। यस, एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, जो यूनिवर्सिटी में शायद कभी गए, यूनिवर्सिटी में शायद ही, लेकिन एक है वो जाके यूनिवर्सिटी में जो लोगों ने डिग्रियां ली थी उनको डिग्री देने के लिए जा रहा था। सोचो, जिन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए वो, बट लोगों को डिग्री देने के लिए यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया। आप बहुत कम होते हुए भी वो उस लेवल को अचीव करते हैं कुछ लोग, जो बहुत हाई लेवल होता है। एजुकेशन का नीड क्या है? एजुकेशन की ये नीड तो है कि हम प्रोफेशनली सक्सेस हो जाएं, अच्छे इंसान बने, एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे सिटीजन बने, यही तो एजुकेशन की नीड है। लेकिन कुछ लोग बगैर एजुकेशन के भी ऐसा कर जाते हैं। तो अपने इस कोर्स में एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड हम बातें करेंगे। लास्ट में हमने फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस के कुछ गुण देखे, जिसमें से फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस डायरेक्ट रिलेटेड है हमारी फॉर्मल एजुकेशन से। थर्ड हाउस हमारा वो हिम्मत, हौसला है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। वैसे तो हर काम के लिए पूरी कुंडली इन्वॉल्व होती है, लेकिन जब हम इसको इतना ना फैला के सीधे पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई पांचवा घर, अब देखो पांचवा घर वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, पांचवें घर का स्वामी वो हमारे फॉर्मल एजुकेशन का प्रतीक है। इसके सिग्निफिकेटर, एजुकेशन के सिग्निफिकेटर मरकरी एंड जुपिटर, मोटा माटी इन्हीं को देखेंगे हम। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जिसकी मैं इंडिपेंडेंट स्टडी करता हूं जब भी एजुकेशन की बात की जाए, और वो प्लेनेट है मून, चंद्रमा। ये अकेला एजुकेशन के रिजल्ट चेंज करने में सक्सेस है। इतना इसमें सामर्थ्य है कि ये अकेला ही किसी इंसान के एजुकेशनल रिजल्ट चेंज कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है हमारा मून। आज मून के बारे में बातें करेंगे, और मून से रिलेटेड हम कुछ कुंडलियों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर चंद्रमा हमारा फर्स्ट हाउस में है, मैं चंद्रमा का ये साइन ले लूं, अगर हमारा मून फर्स्ट हाउस में है तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, सभी नोट डाउन करेंगे। वैसे रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी। ऐसा इंसान जिसका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है कुंडली में, वो इंसान अपनी मदर के पास रह के पढ़ाई कर सकता है। अगर मदर से दूर जाएगा तो उसकी स्टडीज खराब हो सकती है। मां के पास रहेगा तो वो पढ़ाई अच्छी करेगा। अगर चंद्रमा कमजोर है तो ऐसा इंसान मां के पास रह के भी नहीं पढ़ सकता। अब इसका यूज कहां करेंगे? जैसे कुछ लोग हैं अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में डाल देते हैं, वहां पे अगर किसी का चंद्रमा लगन में है बच्चे का, और कोई पेरेंट्स आके आपसे कहता है कि जी मैं अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहता हूं, तो आपके तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा तो अपनी मदर के पास रह के ही पढ़ सकता है, दूर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको स्टडीज खराब हो जाएंगी इसकी। इस तरीके से हमें चीजों को डील करना है। और चंद्रमा कमजोर है, कमजोर आप बेसिक में हमने समझा था
कि अमावस्या से 4 दिन पहले, अमावस्या के 4 दिन बाद चंद्रमा कमजोर होता है, ग्रहण का हो, नीच का हो, कोई भी स्थिति हो, तो वो फिर भी नहीं पढ़ पाएगा बच्चा मदर के पास रह के भी। तो ये एक चंद्रमा की फर्स्ट हाउस की इसका ये गुण है। अब समय बदल गया है, बच्चों को ठीक है स्कूलिंग तक तो अपनी मदर के पास रह सकता है बच्चा, लेकिन स्कूलिंग के बाद तो मैक्सिमम बच्चे माँ से दूर होते हैं। उस स्थिति में हमें इसका ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे माँ से दूर या विदेशों में भी पढ़ते, ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे विदेश में चले जाते हैं और उसका चंद्रमा लगन में बैठा हो, तो वहां से खाली हाथ बच्चा आ सकता है एजुकेशन में। अब उस स्थिति में कि बच्चा, साइंस ने इतनी सुविधाएं दी हैं कि रोजाना कम से कम 24 घंटे में एक बार मदर से जरूर बात करे और मदर अपनी ब्लेसिंग्स जरूर देती रहे उनको। मदर से रिलेटेड कोई वस्तु अपने पास रखे, माँ से संबंधित कोई वस्तु। ऐसे में हम एक उपाय भी करवाते हैं कि बच्चे को एक पोटली दे देते हैं, व्हाइट कलर की गुत्थी होती है ना जैसे, उसमें थोड़ी सी चांदी और चावल डाल के बच्चे को दे देते हैं, बच्चा अपने पास रखता है। ये कुछ सिंबॉलिक है माँ के, क्योंकि चंद्रमा भी और चांदी दोनों मून है, माँ है। इस स्थिति में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा माँ के पास ही पढ़ेगा, माँ से दूर होके प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में हो तो ऐसा इंसान, उसका नेचर भी देखोगे, सेकंड हाउस बोलने का है, बोलने का, हमारी स्पीकिंग पावर्स, और चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रह बैठ जाए तो ऐसा इंसान कैसा होगा, सोचो। आप लोग भी बोल सकते हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है, मैं लॉजिक। लाइट सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन होगा, सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट स्पोकन होगा ना। हाँ वही वही पोलाइट स्पोकन होगा। बट अच्छी पढ़ाई करेगा ये जिम्मेवारी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। अक्सर ऐसे बच्चे फॉर्मल एजुकेशन में लैक कर जाते हैं, लेकिन दुनियावी ज्ञान इनको जबरदस्त होता है, सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, दादाओं जैसी ज्ञान, यानी कि बड़ों जैसा ज्ञान होता है इन लोगों का। ठीक है, अब मान लो इसका फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर मरकरी, वे बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो गई उनकी, एस्पेक्ट्स अच्छे हो गए और उन्होंने इसको फॉर्मल एजुकेशन दे दी, ऐसा बच्चा यानी कि पढ़ लिख भी गया, तो ध्यान देना वो पढ़ाई लिखाई बहुत बार ऐसे बच्चे के काम भी नहीं आती। बहुत बार ऐसे बच्चे के ये एजुकेशन काम नहीं आती है। ऐसे इंसान, चलो एक ये एजुकेशन से हटके बता देता हूं, ऐसे इंसान भगवान शिव की पूजा करते हैं, ज्यादातर लोग भगवान शिव के भक्त होते हैं। नोट कर लिया सबने? कर ली। तो इसका मीनिंग सेकंड हाउस में जिसका मून है तो उसकी एजुकेशन बहुत फॉर्मल कोई गारंटी नहीं है कि वो बहुत पढ़ेगा लिखेगा। अगर उसने फॉर्मल एजुकेशन ले भी ली तो हो सकता है उसकी पढ़ाई उसके काम ना आए, पढ़ाई कुछ और काम कुछ। ऐसे इंसानों को सोशल नॉलेज बहुत होता है,
जी, इसके अलावा कुछ और पूछना है तो जी मैम, कुछ और पूछना है? हाँ जी, नहीं अभी तो नहीं। आपने फर्स्ट हाउस का जो बताया था उसमें आपने जैसे चावल और चांदी बताया था पोटली में बांधकर, तो जो पोटली बनेगी वो सफेद कपड़े की बनेगी? जी ठीक है सर। जी। तो इसमें कुछ ऐसा मैटर नहीं है कि कौन से राशि में है, हमने देखो खाली हाउसेस से कंसर्निंग बात करेंगे ना। देखो मैम, जो बेसिक चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ, चंद्रमा की दृष्टि है, चंद्रमा किसके साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा जैसे सेकंड हाउस में चंद्रमा स्ट्रोंग होता है, और हाँ वहां पे जी, राशि यानी कि 2 नंबर राशि भी आ जाए तो चंद्रमा उच्च का या मूल त्रिकोण का भी पहुंच जाएगा। हाँ जी, तो ये तो अपने को देखने का है कि चंद्रमा नीच है, चंद्रमा कमजोर तो नहीं है, ये चीजें तो देखनी। हाँ जी, अगर मतलब है कि अपने उच्च का आ गया तो फिर उसकी एजुकेशन ठीक हो जाएगी। और गड़बड़ करेगा, और गड़बड़ करेगा। चंद्रमा का यहाँ गुण है ना, चंद्रमा हम्म, यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं, चंद्रमा यहाँ पर सोशल एजुकेशन बहुत अच्छी देता है। मैं फिर कह रहा हूं, अकेले चंद्रमा पे प्रिडिक्शन नहीं देनी है अपने को, वो जो कल पहले वाली क्लास थी वो जरूर ये आपको देखनी है, वो गुण भी देखने हैं और चंद्रमा को भी साथ में देखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। जिसका चंद्रमा थर्ड हाउस में होता है, ऐसा इंसान टिक के नहीं पढ़ सकता, ऐसा इंसान टिक के पढ़ नहीं सकता। उसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर आगे भाई तू पढ़ ले, वो थोड़ी देर पढ़ेगा फिर बेचैन सा रहेगा, फिर उठ के चला जाएगा। मतलब लग के नहीं पढ़ सकता, कंटिन्यू स्टडी नहीं कर सकता। इस घर में चंद्रमा यानी कि थर्ड हाउस का जो चंद्रमा होता है, एजुकेशन अपनी मेहनत से एजुकेशन लेगा वो तो मिलेगी मिलेगी। अगर अपनी मेहनत से एजुकेशन नहीं लेगा तो जो पिताजी ने भी एजुकेशन ली है ना, वो भी इसके काम आ सकती, पिताजी की एजुकेशन भी काम आ सकती, माता पिता की एजुकेशन भी। ऐसा इंसान बहुत शार्प माइंडेड होता है, और वो एक इतना शार्प माइंडेड होता है कि एक साल में 2 क्लास भी पूरी कर सकता है। ये चंद्रमा का यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट है। लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पे, जैसे जैसे इंसान की एजुकेशन बढ़ती है, कई केसेस में देखा गया है पिताजी का जो पिताजी के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड हो जाती है, नीचे आने लगती है इकोनॉमिक कंडीशंस। यहाँ पे चंद्रमा का ये थोड़ा सा अपने को क्या कहूं कि खराब रिजल्ट मिलता है। मतलब सर ये बच्चा इंटेलिजेंट रहेगा लेकिन फादर को वो होगा, लॉसेस होंगे। और सर ये चीज मैंने किसी की कुंडली में नोटिस करी है, इसकी कुंडली में, किसी बच्चे की कुंडली में मैंने ये चीज नोटिस करी है पहले। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल में इस चीज के। रोहिणी में थी सर जब मैंने करी थी, कोई आपसे नहीं, जब पढ़ा। मैं अभी बना के दिखा दूंगा कुंडली आपको एक, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल। बिल्कुल, जो ये मैं बता रहा हूं ये ना मेरे गुरुजी ने या हम लोगों ने कुछ कुंडलियों पे एक्सपेरिमेंट किए, कुंडलियां देखी, ये किसी किताबों में बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा।
हो सकता है एक आध सूत्र किसी किताब में मिल गया। हाँ जी, ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें हैं। और एक सूत्र किसी किताब में मिला, एक सूत्र किसी किताब में मिला, उन सबको इकट्ठा किया, फिर कुंडलियों पे लगाया उनको, कुंडलियों पे जब वो सही बैठ गई तो आज उनको हम आगे यूज कर रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। मेरे पास कोई कुंडली आती है तो हम ये विशेष ध्यान देते हैं। अब चंद्रमा अगर 4th हाउस में है, अगर यहाँ पे अकेला चंद्रमा है तो ऐसे इंसान की एजुकेशन अपने आप चलती जाती है। ऐसे इंसान की एजुकेशन अपने आप चलेगी। अगर पैसे नहीं है तो पैसे का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। तो चंद्रमा चौथा एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाता है, बशर्ते कि ऐसा इंसान मां से आशीर्वाद लेता रहे। यहाँ पे माँ के आशीर्वाद का बड़ा रोल है कि माँ का आशीर्वाद मस्ट है। लेकिन इसमें ये पहले घर की तरह कंडीशन नहीं है कि वो माँ के पास ही रहे, कि माँ के पास होगा तो पढ़ेगा, ये ऐसा नहीं है। और जैसे मैंने 2nd हाउस में बोला था, अगर उसने किसी ने एजुकेशन ले भी ली तो एजुकेशन से पैसे नहीं कमाएगा, यानी कि एजुकेशन काम नहीं आएगी। लेकिन इस घर में बिल्कुल उल्टा है। अगर एजुकेशन मिलती है, अगर क्या कंडीशन तो 4th हाउस की है कि एजुकेशन जनरली अच्छी होती है। जब एजुकेशन होती है तो ये एजुकेशन उसके काम भी आती है, वो उस एजुकेशन से पैसा कमाता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है। ये इस भाव का, यानी कि चौथे भाव का चंद्रमा में ये अपना एक विशेष फल है। अब हम बात करते हैं 5th हाउस के जो चंद्रमा है। सतीश जी, अगर 4th हाउस में यदि आपने बताया कि चंद्रमा अकेला हो तो एजुकेशन अच्छी भी होती है और एजुकेशन से वो कमाई भी करते हैं, और अगर युति हो तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाएंगे? देखो, अगर अच्छे प्लैनेट्स के साथ, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ युति हो या दृष्टि संबंध हो या उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी राशि परिवर्तन किया हो तो वो एजुकेशन और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर मेलिफिक यानी कि खराब ग्रहों का अगर उस पे आ जाए, खराब ग्रह साथ बैठ जाए, तो फिर ये गारंटी नहीं कि उसकी एजुकेशन अपने आप चलती जाएगी, फिर गारंटी नहीं, हर्डल्स आ सकती हैं। जी, जैसे वो राहु केतु का हो जाता है चलो तो उसमें तो हर्डल्स हो जाएंगी। चलो अब ये ना सारे एक एक पॉइंट और नोट कर लो। मंगल, शनि, राहु और केतु सामान्य तौर पर ये एजुकेशन में हर्डल दे सकते हैं, और ये टेक्निकल ग्रह माने जाते हैं। टेक्निकल ग्रह, टेक्निकल समझते हो? जिस इंसान के ऊपर इनका प्रभाव आता है वो टेक्निकल काम करता है। जैसे डॉक्टर होगा तो सर्जरी का होगा, मेडिसिन का नहीं होगा। इंजीनियर होगा तो कोई इस तरह की, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होगा, वो हार्डवेयर इंजीनियर होगा। टेक्निकल काम ज्यादा करेंगे ऐसे लोग। तो 5th, मैम आगे बढ़ूं, 5th हाउस में चलूं? हाँ जी सर। एक अगर चंद्रमा अकेला भी बैठा है और राशि कौन सी है वो भी मैटर करेगी सर? देखो अंशुल जी, ये बात तो अब हम एडवांस कोर्स में, मैं पहले भी बताया था किसी भाव में मैंने चर्चा करते हुए कि मैम बिल्कुल करेगी। अगर नीच राशि है तो अलग प्रभाव, उच्च राशि है तो अलग प्रभाव।
शत्रु राशि है तो अलग प्रभाव, और सम राशि है या मित्र राशि है तो अलग प्रभाव। ये तो अपने को पहले ही कंसीडर करना है हर हाल में, कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे देखेंगे ही ना। ठीक। तो 5th में जब भी चंद्रमा होता है 5th हाउस में, तो ऐसा इंसान अक्सर देखा गया है कि एजुकेशन कुछ और लेनी शुरू करता है, बीच में एजुकेशन की लाइन बदलनी पड़ती है। ऐसे इंसान जनरली डॉक्टर और वकील तो बनते नहीं, बन गए तो परेशान। और एजुकेशन पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं हम ऐसे बच्चों की, और फिर भी एजुकेशन काम नहीं आती। ऐसा इंसान अगर टेक्निकल वो लेता है डिग्री, वही टेक्निकल डिग्री मतलब जिसमें काम टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है, तो वो डिग्री ऐसा इंसान कंफर्टेबली ले लेता है। जिसका चंद्रमा 5वें घर में है, ऐसा इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता है। खुद की पढ़ाई हो है ना, बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स मतलब। हाँ। लेकिन चंद्रमा यहाँ खराब हो गया तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देगा। अगर चंद्रमा खराब है तो वो बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देगा। ये भी कंडीशन अप्लाई है इसमें। ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहे हम? नहीं, क्योंकि कुछ सारे एग्जांपल्स लेंगे हम। मतलब 5th हाउस में आप कह रहे हो कि स्टार्ट कुछ और करेगा और बीच में से चेंज करेगा। बहुत सारे कोर्स चेंज कर जाते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे कोर्सेज चेंज कर जाते हैं। और एजुकेशन कई बार कोर्स पूरा भी कर लिया, मान लो जिसमें स्टार्ट किया उसको कंप्लीट भी कर लिया, बहुत हाँ सारे जी। पैसे खर्च करने के बाद भी हो सकता है वो कोर्स उसके काम ही ना आए, फिर दोबारा से कुछ और शुरू करें, पढ़ाई तो कुछ और। जैसे कि कई बच्चे साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं लेकिन नहीं कर पाते तो चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ये भी। अब और बात, यहाँ पर चंद्रमा अपनी राशि या उच्च राशि का होगा तो भी यही कंडीशन से अप्लाई होंगी बिल्कुल कि तब भी उसका माइंड विवरिंग रहेगा। बिल्कुल रहे। लेकिन देखो अब जैसे अगर इस पे दृष्टि आ गई गुरु ग्रह की, हाँ जी। तो चीजें चेंज होने लग जाएंगी ना। फिर खराब नहीं करता, क्योंकि गुरु जहां देखता है, बृहस्पति महाराज जहां देखते हैं वहां पे अच्छा करते हैं। गुण है, वहां पे अच्छा कर देते हैं उसके गुण। फिर बच्चे के जीवन में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देंगे। ये कंडीशन तो अपने को हर हाल में चेक करनी है। ओके, चंद्रमा 6ठे घर का, छठे घर के चंद्रमा को कहा गया पढ़े लिखों का। पढ़े लिखे का ऐसे इंसान को कोई भी ऐसे इंसान के सामने कोई टॉपिक शुरू कर दो, उसी टॉपिक पे लंबा ऐसा ज्ञान रखता है। एजुकेशन की गारंटी नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन हो भी सकती है और ना भी हो, लेकिन ऐसा नॉलेज होगा वो मर्जी कितना ही बुलवा लो उसको। अब फॉर्मल एजुकेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऐसा इंसान पढ़ाई लिखाई में बड़ा आलसी होता है, पढ़ाई में लिखाई में खास, लिखते हुए उसको मजा नहीं आता, और इसी वजह से उसकी राइटिंग भी खराब होती है।
प्लीज ये किसी के यहाँ ना गाड़ी का हॉर्न की आवाज आ रही है, प्लीज चेक करें। तो जिसका छठे घर का चंद्रमा होता है उसको हम बच्चे को कह सकते हैं कि बेटा थोड़ा सा बैठ के आराम से साफ सुथरी राइटिंग किया कर, पढ़ाई को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया कर, लेकिन उसको व्यवहारिक नॉलेज मजेदार होता है ऐसा इंसान, सामाजिक ज्ञान अच्छा होता है। फॉर्मल पढ़ाई में वो आलसी हो जाता है थोड़ा। अब उसको जब सोचो एक बच्चा जो ऑलराउंडर है, उसको हर एक फील्ड का नॉलेज है, और छठा घर किसी का एजुकेशन के मामले में कंपटीशन का, तो ऐसा बड़े टफ कंपटीशन देता है। क्यों? दूसरों के लिए बड़ा जबरदस्त कंपटीटर होता है ऐसा इंसान। ऐसा क्यों? उसके जो एफर्ट्स हैं, हाँ, उसको बहुत करता है। बहुत सारी, वो ऑलराउंडर होता है ना, बहुत सारी चीजों का ज्ञान। तो ये कंपटीशन वगैरह क्लियर कर जाएगा ना? बिल्कुल। चाहे पढ़ाई में आलसी है तब भी। वो पढ़ाई में आलसी नहीं, वो लिखाई में ज्यादा आलसी होता है। ओके ओके, उसको नॉलेज है। नॉलेज है। कई बच्चे आपने देखा नहीं होगा पढ़ने में, जब हम मैं बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि स्कूल में मैं देखता हूँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं उनको बोलो कि ये आता है, हाँ जी आता है, सुन लो, सुनाने में फटाफट सुना देंगे, कह देंगे अभी इसको लिखो, नहीं सर रहने दो ना, ऐसे आलसी होते हैं। और राइट, बस माशाल्लाह, ये जितना पढ़ते हैं, जितना भी ये पढ़ेंगे, इनकी एजुकेशन जितनी भी है, आप देखोगे कमाई बहुत अच्छी कर लेते हैं उसी एजुकेशन से। अल्टीमेट गोल तो एजुकेशन का कमाई है ना, ये लोग कर लेते हैं। कुछ और जानना है इसके बारे में, 6th हाउस के बारे में, या हम आगे बढ़े? तो जैसे कि आपने 5th हाउस का भी बताया, तो उसमें उसकी एजुकेशन कमाई में काम आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ऐसा इंसान जितना भी, मैंने अभी बताया ना, जितना भी पढ़ेगा उससे पैसे खूब अच्छे कमा लेगा। अब हम बात करते हैं 7th मून की। 7th हाउस में जब चंद्रमा होता है, अब ये 7th हाउस का चंद्रमा होता है, ऐसा इंसान ही मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। ऐसा इंसान मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन फिर वही आ जाती है, चंद्रमा उच्च का हो, नहीं मतलब चंद्रमा नीच ना हो, चंद्रमा खराब ना हो, चंद्रमा कमजोर ना हो, ग्रहण में ना हो, खराब दृष्टि ना हो, तो ये चीजें कंसीडर करनी है अपने को। 7वें घर का चंद्रमा जब भी होगा तो ये मान लो ऐसा इंसान मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। ऐसे इंसान की पढ़ाई कभी रुकती नहीं है। अगर गरीब माँ बाप के यहाँ पैदा होगा तो भी माँ बाप की कंडीशन अच्छी होती चली जाएगी। सोचो अगर किसी के यहाँ अवतार पैदा हो रहा है तो कैसे माँ बाप परेशान रह सकते हैं क्या? तो बस वही चीजें हम एक पॉइंट ऐड कर दूं। बताइए। इसमें एक ना ये जो ऐड नहीं, मतलब केस स्टडी जो आपने बोला था, तो एक बच्चे की मैंने केस स्टडी इसमें की थी। उसका जो चंद्रमा 7वें घर का है बच्चे का, तो मतलब MBBS कर रहा है बच्चा, ये कंपटीशन क्रैक करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। जी बहुत बढ़िया।
हाँ एक्सट्रीमली शार्प है ये बच्चा। तो ये जो अभी आपने पॉइंट बताया ना, ये मतलब 100% जैसे इसको वो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल मेरी नॉलेज में भी है एक, जी। और फैक्ट में उनके पास बहुत लक्ष्मी है, 7th हाउस का चंद्रमा, और उनकी राशि है मीन। चंद्रमा अष्टम, हमारी एजुकेशन में चंद्रमा अष्टम का बहुत बड़ा रोल है। जिसका भी चंद्रमा 8वां हो जाए, कुंडली आप देखो, देखते ही उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे इंसान का जीवन ही सामान्य नहीं होता। ऐसा इंसान डिप्रेशन का या नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो सकता है। ऐसा इंसान सुसाइड की, डेथ की, ऐसी ऐसी बातें करेगा। अब सोचो, जो डिप्रेशन में हो, जो नेगेटिव जिसका थॉट प्रोसेस चल रहा हो, तो एजुकेशन नेचुरली उसकी कहीं ना कहीं जाके हर्डल में आ जाएगी। जिसका चंद्रमाष्टम होता है, ऐसे इंसान के लिए शुरुआती दौर में उसकी मदर की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, और कई कई केसेस में तो यह भी देखा गया है, या तो मां का सुख या एजुकेशन का सुख। मां का सुख का मतलब ये नहीं कि भाई एजुकेशन हुई तो मां की डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यानी कि मां की जो केयर मिलनी चाहिए, जो मां की हेल्थ होनी चाहिए, वो उतनी अपडेटेड नहीं होती, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। चंद्रमा जब भी 8वें में आएगा, ऐसे इंसान को विशेष तौर पर एजुकेशन पे फोकस करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। चीजों को भूलने की आदत होती है ऐसे इंसान। बहुत बार लोग, वो लगेगा कि बहुत शार्प माइंडेड है, बट ऐसा इंसान भूल सकता है, यानी कि याददाश्त उसकी बहुत स्ट्रोंग ना रही। ये 8वें घर की अपने कुछ गुण है एजुकेशन के लिए। किसी को जानना 8वें घर के बारे में कुछ और? इसमें क्या कर सकते हैं फिर अगर किसी का है तो ये थोड़ा सा। ये ना मैंने कहीं इसके इसके पढ़ा था, और मैं केवल वही उपाय करवाता हूँ एजुकेशन के लिए, और उसके रिजल्ट भी है। मेरी अपने बच्चे के 8th हाउस में चंद्रमा है, तो आए सुन लो सभी। या तो एक महिला को जिसके बाल सफेद हो, चंद्रमा हो, उसको मौसम के अनुसार 43 डेज, कम से कम 43 डेज दूध पिलाएं। मौसम अनुसार मतलब सर्दी में गर्म दूध, गर्मी में अगर वो कहे कि मुझे ठंडा पीना तो ठंडा पिलाएं, जैसी उसकी इच्छा हो। और वो सफेद बालों वाली महिला ना घर की महिला ना हो। और इसके लिए अक्सर लोग कहते हैं यार कौन 43 डेज तक पिलाएंगे, वहम पड़ेगा पड़ोस में अगर कोई औरत है तो इसका एक बढ़िया इलाज ये है कि वृंदावन में ना वृद्धाश्रम होते हैं महिलाओं के, वहां जाओ, एक ही बार में 43 महिलाओं को पिला के आ जाओ। यानी कि या तो एक महिला को 43 डेज, या 43 बुजुर्ग महिला को एक ही दिन में दूध। और वहां तो 43 क्या, आप 100 भी मिलेंगे, उससे ज्यादा भी मिलेंगे। मैं जिस वृद्धाश्रम में गया था वहां 175 के करीब थी। मजा आ गया। और बच्चे के हाथ से पिलवाओ, एजुकेशन में फर्क पड़ता है। मतलब यहाँ फिर माँ और शिक्षा, एजुकेशन, दोनों के सुख ठीक होने लग जाते हैं।
भैया जी प्रश्न पूछना है। बोलिए। एक तो ये जैसे कि 8वें घर के चंद्रमा का शायद कभी आपने एक उपाय बताया था शमशान घाट के पानी वाला। वो जब मैंने दूसरे कोर्स जिसकी खराब रहे तो आज बहुत ये समझ नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मैंने उपाय बताया था वो हेल्थ खराब में बताया था, वो लाल किताब का उपाय ओके। है। ये भी कहीं ना कहीं लाल किताब से रिलेटेड जो मैंने अभी बताया, तो वो हेल्थ का था। जब हम हेल्थ की बात करेंगे तब भी चंद्रमा जरूर आएगा, फिर हम उस बात पे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है शमशान में क्या करना है? छोड़ दो, ये टॉपिक नहीं है हमारा आज का। नेक्स्ट ओके, जरूर आएगा। नहीं रेमेडीज में मतलब आ सकता है ना। एक सवाल पूछूं सतीश जी? हाँ जी बिंदु जी पूछिए, और यू आर वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। 8th हाउस का जो चंद्रमा है उससे या तो एजुकेशन या माँ की हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। एजुकेशन अगर मिल जाती है उसके बाद क्या करियर में कोई इफेक्ट आता है या करियर स्मूथ चलेगी? देखो, अगर चंद्रमा 8वें घर का और माँ की हेल्थ भी ठीक है, इट मींस कहीं ना कहीं उपाय हुए हैं, बाय डिफॉल्ट उपाय हुए हैं। नहीं तो इंसान मानसिक तौर पे परेशान रहता है। ये देखा है मैंने कुंडली में ना। जी हाँ जी। मैं कह रहा हूँ चीज को तो मैं बिल्कुल पर्सनली बहुत सारी चीजों में फील करता हूँ। मेरी अपने बच्चे का है, और ऐसे ऐसे कितने सारे कुंडलियां। अगर 500 कुंडली का हो गए तो 500 कुंडली आ जाएंगी इस योग की। ये अनुराग का है योग, बड़े वाले बेटे का मेरे। तो जब तो आपके लगभग 7-8 साल तक, बताइए आपकी हेल्थ कैसी थी? हेल्थ खराब ही है जब से ही। और ना एक इसमें ये भी है, जैसे क्या इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा कहीं कि बच्चा माँ के पास रहे या दूर रहे, तो उससे इस वाले का कुछ फर्क पड़ता है? वो सिर्फ पहले घर का, सिर्फ पहले का, इसमें नहीं कहीं भी है वो, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। और को कुछ जानना है? जैसे हमने लास्ट हाउसेस में किया है तो उनकी भी तो रेमेडीज हो सकती है ना। जैसे जहां भी जिस हाउस की प्रॉब्लम आ रही है चंद्रमा की वजह से, तो उनकी भी रेमेडीज तो कर सकते हैं। चलो आपने रेमेडी बता दिया था। जिसके भी बच्चे को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आंख बंद करके एक उपाय कर सकते हैं, वो है एक चांदी का ग्लास, गिलासी नहीं चांदी का ग्लास, उसमें पानी। एजुकेशन में चमत्कारिक लाभ मिल जाते हैं। ये सब पे अप्लाई है, सभी हाउसेस में। चांदी का गिलास क्या करना? ब्रेक हो गई थी आवाज, थोड़ा पानी पीना है। जिस बच्चे को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसको चांदी ग्लास में पानी पिलाना शुरू कर दें। ओके। और वो ग्लास बड़ा होना चाहिए, ग्लासी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी नहीं होनी चाहिए। ओके, बड़ा प्रॉपर ग्लास, प्रॉपर ग्लास, ओके गिलास, प्रॉपर ग्लास। ठीक है जी। जी। अब हम चंद्रमा 9 की बात करें। जी। ठीक। जिसका चंद्रमा 9th हाउस में होता है, ऐसा इंसान, देखो चंद्रमा भाग्य का, चंद्रमा धर्म कर्म का घर है। सॉरी, 9th हाउस भाग्य का घर है, भाग्य का भाव है, धर्म कर्म का भाव है, धार्मिक यात्राएं हैं, और वहां पे चंद्रमा जैसा ग्रह बैठ जाए तो सोचो व्यक्ति कैसा होगा। रिलीजियस माइंडेड होगा, बिल्कुल रिलीजियस माइंडेड होगा, और कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनालिटी का, जिसका एक है ना, कहीं एक अच्छा व्यक्ति के तौर पे जाना जाता है ऐसा।
ऐसा इंसान बहुत अच्छी एजुकेशन ले भी सकता है और नहीं भी ले, कोई गारंटी नहीं है कि 9वें घर में जी चंद्रमा बैठ गया तो ऐसा इंसान बहुत अच्छी एजुकेशन लेगा क्योंकि ये भाग्य का घर है, भाग्य में चंद्रमा बैठ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर ऐसे इंसान ने एजुकेशन कम भी ली तो अपने से ज्यादा पढ़े लिखों को नौकरी देगा, यानी कि बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बड़े ऑफिस का स्वामी हो सकता है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान जिसके 9वें भाव में चंद्रमा होता है, ऐसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाग्य उसका ऊपर लेके ही लेके जाएगा उसको। अब सोचो, अगर जैसे 9वें भाव का चंद्रमा है और एजुकेशन ठीक नहीं चल रही, तो क्या करना चाहिए? अरे धार्मिक यात्रा करवा दो, उस बच्चे को बोलो कि पहाड़ की धार्मिक यात्रा करके आए। जैसे धार्मिक यात्रा का ये मतलब नहीं कि जो आजकल के साधु महात्मा या इस तरह के इनके कोई वे हों, आश्रम में चले गए तो धार्मिक यात्रा होगी। धार्मिक यात्रा का मतलब जो हमारे पौराणिक स्थान है, जैसे नीलकंठ चले गए, वैष्णो देवी चले गए, है ना, इस तरह की चीजें। मतलब आप पहाड़ी धार्मिक यात्रा कह रहे हैं? हाँ जी, पहाड़ी धार्मिक यात्रा। ओके। तीर्थ करवा दे भैया, है ना? तीर्थ कर ले, तीर्थ कराओ जी। अमित भाई तीर्थ करवा दो जी। ये धार्मिक यात्रा है ना, 9th हाउस चंद्रमा वाले 9th हाउस वाले की एक और खास बात है, ये विशेष ध्यान देना। अगर एजुकेशन 9th हाउस वाले की खराब हो रही तो बोलो कि बेटा बहुत सुंदर लिखना शुरू कर दे। 9th हाउस वाला जितना सुंदर, वैसे तो हैंडराइटिंग वैसे ही उसकी सुंदर होगी, लेकिन अगर उस बच्चे की हैंडराइटिंग खराब हो गई, सोच लो उसका डाउनफॉल है, ये सिम्टम है उसका। का 9th हाउस में चंद्रमा है, ऐसे इंसान को खराब राइटिंग नहीं लिखनी चाहिए। ऐसे बच्चे को कभी नहीं लिखनी चाहिए खराब राइटिंग, हमेशा सुंदर 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 लिखे। और जैसे है ही अगर बड़ा है कोई, अब हैंडराइटिंग पक्की हो चुकी है, अब वो लिखे ही ना, फिर तो या तो टाइप ही करे। चलो एक बच्चा है, जिस कोई भी बड़ा है, मान लो 50, हैंडराइटिंग खराब है और चंद्रमा 9वें घर में, तो उसको बोलो कि सुंदर लिख। बहुत जल्दी कुछ दिनों में बहुत सुंदर राइटिंग लिखना शुरू कर देगा। आप ये करें, राइटिंग पक चुकी है, पकना कुछ नहीं, तुरंत ठीक वो कर जाएगा। मैंने करवाया है, इसलिए कह रहा हूं मैं, सुंदर राइटिंग। ये इनकी है, उनकी हस्बैंड की है, तो उनकी तो हैंडराइटिंग में एक लाइन को पढ़ने में बहुत देर लग जाती है, इतना मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ उनकी लिखी हुई लाइन ना, इतनी खराब हैंडराइटिंग है। 9वें का चंद्रमा है, 9वें भाव में। 9वें तो उनको बोलो कि आप जो भी लिखोगे आप अपने हिसाब से सुंदर लिखोगे। अच्छा ठीक है, आप देखोगे कि कितना जल्दी चेंज आता है। ठीक जी, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, 9वें घर के लिए मैंने बताया ना कि वो बहुत पढ़ भी सकता है, कई सारी डिग्रियां भी ले सकता है, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ा तो भी पढ़े लिखों को, अपने से ज्यादा पढ़े लिखों को अपने नीचे नौकरी दे सकता है। खुद भी पढ़ सकता है और नहीं पढ़ा तो भी, इसलिए 9वें चंद्रमा वाले की ज्यादा चिंताएं नहीं करते। नेक्स्ट, 10th मून, 10वां चंद्रमा। ऐसे इंसान को पढ़ाई में बड़ी तकलीफ होती है, मेरा पढ़ने में नहीं लागे मन हो।
ठीक है। कोई ना कोई कारण भी बन जाता है ना मन लगने का। और किसी मान लो 5th हाउस या सिग्निफिकेटर या 5th लॉर्ड कोई बहुत अच्छे भी हो और एजुकेशन भी कर गया हो तो लास्ट में जाके कहीं अटक जाता है। यानी कि ऐसे इंसान की ना एजुकेशन कोई गारंटी नहीं कि अच्छी एजुकेशन, उसको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी एजुकेशन। यानी कि 10th का मून है, ऐसे इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। सामान्य से ज्यादा हर्डल्स आती हैं ऐसे इंसान की एजुकेशन में। और जैसे जैसे इसकी एजुकेशन बढ़ेगी, यानी कि ये इसकी स्कूलिंग के लास्ट फेज में जाएगा या उससे बाद कॉलेज में जाएगा, तो कई बार ये देखा गया कि यहाँ पे अगर चंद्रमा होता तो मदर की हेल्थ भी खराब होने लगती 10th मून की। उच्च का हो या अच्छी कंडीशन में हो तो भी, अगर अच्छी कंडीशन में होगा और उस पे मान लो कोई पंचमेश की दृष्टि पंचमेश के साथ है, या जुपिटर जैसे सौम्य ग्रह की या कोई और इस तरह का ग्रह आ गया, तो नेचुरली एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, वो तो कंडीशन अप्लाई तो हमेशा रहेगी, जो बेसिक वाली कंडीशन अप्लाई वो तो हमेशा रहेगी। सतीश जी, इसमें अगर उच्च का भी हो जाए, गुरु की दृष्टि भी हो जाए, तो एजुकेशन तो अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल हो लेकिन जाएगी। क्या ये भी होता है कि उसके बाद भी वो एजुकेशन काम ना आए? नहीं, काम तो आएगी, फिर तो काम आएगी। जितनी एजुकेशन लेता है बंदा उतना काम तो अक्सर यूज कर लेता है। सर, वो एजुकेशन से उसी से रिलेटेड वो चीज काम नहीं आती, वो किसी और एजुकेशन में काम करता है, फिर वो बस वो कर लेता है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। कर लेता है, वो उसी एजुकेशन, वही एजुकेशन काम नहीं आती उसके। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो उसने मान लो उसने जो एजुकेशन है इंजीनियरिंग की, तो ऐसा नहीं कि वो इंजीनियरिंग काम आ भी सकती है उसकी, लेकिन उसकी जो एजुकेशन उसमें हर्डल्स आती जाती है। हाँ जी। 10वें चंद्रमा की स्मूथ एजुकेशन नहीं होती, हर्डल्स आएंगी। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन हो सकता है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर पाए, तीसरी कंडीशन लास्ट में जब जाके स्कूलिंग खत्म होने वाली होती है तब से मदर की हेल्थ खराब होने लगती है, स्टार्टिंग में वैसे ही उसका मन ना लगे पढ़ाई में, इस तरह की कंडीशंस बनती है। अच्छा, और ऐसे इंसान को ना हम कच्चे पनीर का नाश्ता करवा देते हैं, उससे चेंज आ जाता है। मतलब कितना टाइम कच्चे पनीर का नाश्ता? 10 दिन। ओके। चंद्रमा एकादश, चंद्रमा 11, जिसका चंद्रमा एकादश भाव में होता है, ऐसे इंसान को रात में पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे इंसान को रात में गुरु का ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। वो कुछ होते ना भजन कीर्तन या किसी के उपदेश, गुरु के उपदेश, ऐसे नहीं सुनने चाहिए। गुरु उपदेश जो है भजन वगैरह, ये खाली एजुकेशन के टाइम में या वैसे भी? वैसे भी नहीं सुनने चाहिए, वैसे भी आगे भी नहीं सुनने चाहिए, लेकिन एजुकेशन में तो खासकर। बस पढ़ाई कर लो, बस पढ़ाई कर लो। कारण भैया जी? शनि का घर है भाई 11 नंबर, 11वीं राशि शनि, और शनि अंधेरे का कारक होता है। जी जी। 10th भी 10वीं राशि भी शनि की है, इसलिए शनि में हर्डल्स, शनि की वजह से वहां पे भी हर्डल्स। तो भैया अगर गुरु का ज्ञान सुनता तो क्या प्रभाव आता है उसका? गुरु का ज्ञान जब इंसान 11th हाउस में ज्यादा सुनेगा तो उसमें डूबता जाएगा और ज्यादा सुनता जाएगा और ज्यादा सुनता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पढ़ाई पे कब ध्यान देगा। ठीक है भैया, थैंक यू।
जरूरत से ज्यादा भी डूब सकता है वो गुरु के ज्ञान में, और एक गृहस्थ के लिए गुरु का ज्ञान एक लिमिट तक ही ठीक है ना। हाँ जी भैया। तो इसके लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन रात में पढ़ाई करें, दिन में भी करें, लेकिन रात में पढ़ाई जरूर करें। बहुत बार देखा गया कि यहाँ पे जो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है इंसान, थोड़े ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे बच्चे को एजुकेशन को कंप्लीट पहुंचाने में। और कई बार तो ये भी देखा गया कि ऐसा इंसान या तो बहुत आला दर्जे की एजुकेशन लेगा, और कई बच्चे अनपढ़ भी रह जाते हैं, बिल्कुल टॉप एजुकेशन या अनपढ़। अब आप बात करोगे कि अनपढ़ क्या, आज की डेट में अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति आके कहे कि मैं 10th पास हूं, खासकर वर्तमान एज के बच्चे, तो क्या कहोगे उनको? अच्छी एजुकेशन है? नहीं। और एक 60 साल का इंसान ये कहे कि मैं 10th मैट्रिकुलेट हूं, यानी कि 10th पास हूं, तो क्या वो पढ़ा लिखा है या नहीं? वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे जो एजुकेशन ली वो उस परिस्थितियों में एक अच्छी एजुकेशन। आज की परिस्थितियों में अच्छी एजुकेशन नहीं है 10th। तो इस चीज को भी कुंडली का जो अध्ययन करते हुए अपने विवेक का और वर्तमान की स्थितियों का भी ध्यान अवश्य रखेंगे। फाइनली 12वें घर का चंद्रमा का चंद्रमा 12वें घर में होता है, ऐसे इंसान को पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है। कारण कुछ भी बन जाए, और एजुकेशन के बारे में ये कहा जाता है अगर 12वें घर का, मान लो किसी व्यक्ति का 12वें घर का चंद्रमा है और वो किसी अनाथ बच्चे को फ्री, या किसी अनाथ ना भी हो, किसी गरीब व्यक्ति को फ्री में एजुकेशन देने की सोचे कि चल यार इसकी एजुकेशन का खर्चा मैं उठा लेता हूं, ऐसे इंसान के अपने बच्चे पढ़ाई नहीं करते। 12वें घर के चंद्रमा वाले को फ्री में एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, किसी को फ्री में सलाह भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप में से किसी का 12वां घर है, किसी के सलाह दो तो पैसे मांग लिया, बोला भाई पैसे दे रहे नहीं तो मुझे नुकसान हो जाएगा। इसका रीजन मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन 12वां घर मोक्ष का घर होता है। ओके। 12वां घर मोक्ष का घर होता है, और वहां चंद्रमा जब भी बैठता है वो फ्री में एजुकेशन देगा तो दूसरे पे भार चढ़ जाएगा, वो दूसरा आपके ऊपर कब उतारेगा, क्योंकि मोक्ष तो ये कोई मतलब, मैं ये नहीं कहता कि एक्जेक्टली यही रीजन है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो यही आता है कि चंद्रमा जब भी मोक्ष के घर में बैठेगा, ये देखा गया है कि ऐसे इंसान को दूसरों को फ्री में एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, अपने बच्चे सफर करेंगे एजुकेशन में। कई बार ये है कि दूसरों के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे दी तो अपने बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे क्लाइंट हैं पानीपत में, उनका बड़ा ऑफिस है, लगभग 50-60 लोग उसके ऑफिस में काम करते हैं। उस ऑफिस में काम करने वाले उसके जितने एम्प्लॉइज हैं उन सबके बच्चों की फीस वो क्लाइंट, और उसका अपना बच्चा पढ़ नहीं रहा था।
हमने वास्तु के ऊपर ये पढ़ा नहीं। कह रहे यार ये बच्चा तो अब भी नहीं पढ़ रहा। मैं कह जी कुंडली भेजो जरा अपनी, तो डेट ऑफ बर्थ भेजी मैंने उसको, ये कई साल पहले की बात है। देखा तो चंद्रमा उनका 12वें भाव का था। मैंने कहा कि जी बच्चों की किसी की फ्री में एजुकेशन देते हो क्या? कह रहे यार मैं तो पूरे स्टाफ के बच्चों की देता हूँ, मैं देने बंद करूं? कह रहा यार अब तो अजीब लगेगा, पहले मैं दे रहा था अब ये नहीं। मैं कहा इन सबकी सैलरी बढ़ा दो, सैलरी में दे दो, लेकिन एजुकेशन के नाम से नहीं देनी। और वही उसके बच्चे अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कर चुके हैं। एक्चुअली हर किसी के माइंड में यही होता है ना कि भाई फ्री एजुकेशन दो तो भाई एक अच्छा पुण्य है, जैसे किसी की हेल्प करो तो एक अच्छा पुण्य है। जो बच्चा नहीं पढ़ सकता, हम भी स्कूल में ये सोच लिया करते थे कि इस बच्चे की हम किसी भी तरीके से हेल्प कर दें। मैडम जी ये हर बार लागू नहीं होता। जिसका शुक्र 9वें घर का हो, ऐसे इंसान को अनाथ बच्चों को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। अब अनाथ बच्चों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। कोई भी अनाथालय में ही दान नहीं देना ऐसे इंसान को। और जो इंसान पूछ लेना कि उनकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आई जब से वो अनाथालय में दान देना शुरू किया है। पानी का दान तो सबसे बड़ा दान है। हाँ जी। जिसका चंद्रमा छठे घर का होता है, ऐसे इंसान को पानी का दान नहीं देना चाहिए, प्याऊ नहीं लगवानी चाहिए। 6th हाउस वाले को। हाँ जी। ये आज एजुकेशन का विषय नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया। जिसका चंद्र छठे घर का है, ऐसे इंसान को ना पानी का दान देना चाहिए, ना चांदी का दान देना चाहिए, ना चावल का दान देना चाहिए, ना दूध का दान देना चाहिए। अपनी जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इन सब का क्या रीजन रहा? ये भाव का और ग्रह का दोनों का मिलन कुछ ऐसा है। जैसे सूर्य जिसका 8वें घर का है, हाँ जी। तो सुबह के समय और शाम के समय दान नहीं देना चाहिए। उस दान को जहर के समान कहा गया है। हाँ जी, अर्ली इन द मॉर्निंग ना। अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग। इवनिंग। ये जहर के समान बोला गया है। तो ऐसे कुछ और भी चीजें हैं, ये हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जिसका चंद्रमा 12वें घर का है, हम विषय को ना पता नहीं कहां ले जाते हैं। चंद्रमा जिसका 12वें घर का है, ऐसे इंसान को फ्री में एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, किसी को फ्री में सलाह नहीं देनी चाहिए। और अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए उसको एक आदत डालनी चाहिए। और वो आदत ये है कि जब भी पढ़ने बैठे 2 घूंट पानी पी के पढ़े। स्कूल जाने लगे तो 2 घूंट पानी पी के घर से बाहर निकले। ये एक उसका उपाय है, पानी पी के शांति के साथ। इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि आसमान बरसता रहा, बीकानेर तरसता रहा। ये एजुकेशन की बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती रही, पर ये जिसका 12वां घर होता है चंद्रमा का। तो ये थे हमारे 12 भाव जो चंद्रमा से रिलेटेड थे। अब हम कोई भी कुंडली लगाएंगे तो चंद्रमा किसी न किसी भाव में तो होगा ही। तो एक कुंडली लगा देते हैं। कोई चाहेगा अपनी एक कुंडली डिस्कस करना? स्टॉप शेयर। सर मैं चाहूंगी। जी जी मैम बताइए, डेट ऑफ बर्थ। मेरी है सर 19 सितंबर 1974। 19 सितंबर 1974। 70। हाँ जी। और टाइम टाइम ऑफ सुबह बर्थ 8:30। सुबह 8:30। जी मैम। और प्लेस? हिसार। यही कुंडली आपकी
19 September 1974, 8:30 AM, place of birth is हिसार, हरियाणा। हाँ जी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, नक्षत्र आपका स्वाति है। हाँ जी। जी। टाइम कंफर्म है? हाँ जी। जी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि, चंद्रमा कैसा है? अभी कमजोर ही है। चंद्रमा नहीं, कमजोर होगा। हाँ, वेरी गुड। देखिए मैम, आपका लगन 1 डिग्री और 17 मिनट का है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 5 मिनट में आपका लगन चेंज हो रहा है। सर आज बहुत कटी है। मैं कहा जो लगन है बहुत कम स्थिति का है। प्लीज देखिएगा, ये अनम्यूट करिएगा किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका लगन देखिए, ये लगन की स्थिति देखिए, 1 डिग्री 17 मिनट का है, यानी कि 5 मिनट में आपका लगन चेंज हो रहा है। अगर टाइमिंग का इश्यू हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी प्रेडिक्शन में, लेकिन हम इसी को ठीक मान के आगे चल रहे हैं। ठीक है, सर एग्जैक्ट टाइम है ये। एग्जैक्ट टाइम है, गुड। अब आप देखिए मैम, आपका 5th हाउस, 5th लॉर्ड कौन? सैटर्न। सैटर्न अगर 5th लॉर्ड है और वो भाग्य के घर में बैठे हैं। हाँ जी। जुपिटर 5वें घर में बैठा हुआ है। हाँ जी। अब मरकरी की स्थिति देखते हैं। बुध मेरा ऊपर 12वें घर में, खुद के घर में बैठा है। अपने घर में बैठा है। हाँ जी। तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए थी? अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन ने कमिटमेंट दे, इसने कुंडली ने कमिट कर दिया कि आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, लेकिन सर मेरी एजुकेशन तो अरे बहुत आप हर्डल्स। बात सुन लो मैम, ये अच्छा, पहला हमारा। अब सेकंड स्टेप, सेकंड जब हम जाते हैं तो हम D9 भी चेक करते हैं, करते हैं ना? हाँ जी। D9 में 5th लॉर्ड कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठे हैं? 8th हाउस में। हाँ जी। ओके, जब भी हाँ जी। याद रख लेना 5th लॉर्ड हाँ जब जी। 6, 8, 12 इन भाव में जाएगा तो एजुकेशन में हर्डल्स आ सकती है। 5th लॉर्ड अच्छा जी। और 5th लॉर्ड के साथ साथ अगर जुपिटर जो कि कारक है, हाँ जी। एजुकेशन सिग्निफिकेटर है, और मरकरी जी। दोनों उसके साथ ही हो तो ऐसा इंसान अनपढ़ भी रह सकता है। अच्छा जी। तो यहाँ पे केवल एक कंडीशन अप्लाई है आपकी कुंडली में, 5th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया। हाँ जी। तो एक छोटा सा हमें एक क्लू यहाँ से कि हर्डल्स आने की यहाँ पे चांसेस थे, बट हाँ जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, और नेक्स्ट आगे चंद्रमा। अगला हमने क्या बताया था? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा और पहले घर में। आपका कैसा है? पहले घर में। पहले घर में। तो ऐसा इंसान केवल माँ के साथ पढ़ेगा रहते हुए, बताई थी? हाँ जी। वेरी गुड। आपकी कैसी रही? एक से। हाँ जी सर। आपकी स्कूलिंग कैसी रही? स्कूलिंग स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं रही सर। बहुत अच्छी नहीं रही। चंद्रमा कैसा है आपका? हाँ जी। चंद्रमा कैसा है? ठीक है सर, मतलब 12 डिग्री का है चंद्रमा मेरा।
बस यही गड़बड़ करते हैं हम लोग। मैंने पहले घर के चंद्रमा के साथ एक चीज लिखवाई थी कि अगर किसी इंसान का चंद्रमा पहले घर में है तो माँ के साथ रहते हुए पढ़ेगा, और चंद्रमा अगर कमजोर है तो माँ के साथ रहते हुए भी नहीं पढ़ पाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ये लिखा सबने? लिखा। आपका चंद्रमा कमजोर है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चौथा चंद्रमा है। हाँ और जी। चंद्रमा बलि का मैंने वो बताया था कि पूर्णिमा से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद चंद्रमा बलि होता है। अमावस्या से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद चंद्रमा कमजोर होता है, और बीच का इसके अलावा जो चंद्रमा वो एवरेज होता है। हाँ जी। बेसिक आपने ये। हाँ जी। और जब मैंने चंद्रमा कहा आपको, चंद्रमा शुरू किया, आज शुरुआत में पहला सेंटेंस ये बोला था कि एकमात्र चंद्रमा ऐसा ग्रह है कि जो अपने रिजल्ट बदल सकता है। एकमात्र चंद्रमा एजुकेशन के रिजल्ट बदलने में सक्षम है। और आपके केस में बिल्कुल परफेक्ट वही चीज निकली कि आपकी कुंडली ने प्रॉमिस किए थे। हाँ जी। प्रॉमिस किया था कि आपके अच्छी जानी चाहिए। हाँ जी। लेकिन चंद्रमा कमजोर होने की वजह से आपके एजुकेशन में हर्डल्स आ गई। अच्छा जी। और ऐसे बच्चे, ये सबके लिए एक केस स्टडी है कि जब भी आप एजुकेशन की बात करेंगे, बच्चा कोई भी आएगा तो चंद्रमा जरूरी देखना है कि कहीं उस बच्चे का चंद्रमा कमजोर तो। आप मर्जी कितने उपाय करवा लो, कुंडली के चंद्रमा के उपाय के बगैर एजुकेशन आप अप नहीं ले जा सकते किसी बच्चे की। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि चांदी का ग्लास में बच्चे को पानी पिलाएं। बाय डिफॉल्ट चंद्रमा का एक उपाय करने वाली बात है। चंद्रमा किसी भी घर में था, बताया था भी बीच में। जब चंद्रमा 8वें घर का मैं करवा रहा था तब किसी ने पूछा था कि सर कुछ उपाय औरों के भी, तो ये उपाय बताया था। तो चंद्रमा का उपाय इससे जरूर करेंगे। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ मून। और अगर मान लो कि किसी मैं बच्चे का चंद्रमा ठीक है और उसको अभी इनसे बात कर लेना मैम अभी। हाँ जी। अब ये बताइए मैम, आप बचपन में अपनी मदर के साथ थे? हाँ जी। ओके। और इसके बाद बचपन में क्या प्रॉब्लम आई आपको एजुकेशन में? क्या एजुकेशन में सर, जैसे एक 4th क्लास तक तो एक एजुकेशन एक नॉर्मल तरीके से चलती रही। 5th में आई तो स्कूल चेंज कर दिया। उस टाइम मैं बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा एक्सेस में बीमार पड़ गई। इतनी बीमार पड़ गई कि 3 महीने बिस्तर से नहीं उठ सकी मैं जी। और उस साल मैं रह गई क्लास में, लेकिन मुझे प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लास में। क्लास में गई तो इतनी वीक थी मैं कि मैं पढ़ नहीं सकी ढंग से, लेकिन उन्होंने फिर भी मैं पास हो गई, लेकिन मार्क्स मेरे यही रहे कि भाई 40% नंबर थे। ठीक है। और 5th क्लास मैंने अपने पेरेंट्स की बहुत मेहनत निकाली कि मुझे स्कूल से मत निकालो, मुझे 1 साल और दो कि मैं किसी तरह मैं पढ़ लूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं सुनी, मेरी किसी भी चीज के लिए नहीं सुनी। उन्होंने मेरे को उठा के दूसरे स्कूल में डाल दिया। मैंने फिर रिक्वेस्ट करी, 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ी, मैंने बहुत मेहनत करी कि भाई मैं किसी तरह पढ़ लूं, मैं पढ़ना चाहती थी। 2 साल के बाद मुझे फिर किसी के कहने पर उठा के दूसरे स्कूल में डाल दिया। वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ दूसरों की सुन रहे थे। फिर दूसरे स्कूल में डाल दिया, वहां मेरे को जैसा भी मिला, मेरे को एक, आप ये मान लो कि मेरे को एक बहुत अप स्कूल से उठा के जमीन में पटक दिया। ये हालत हो गई थी मेरी।
और वहां से मैंने ये सोच लिया था कोई बात नहीं, जो मुझे मिलेगा ना मैं उसी में आगे निकल के दिखाऊंगी। और मैंने सर बीए करी, लेकिन फाइनल ईयर में आते आते मेरी शादी हो गई। लेकिन मैं अपने हस्बैंड के घर आई, उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे पढ़ाया मेरे ससुराल वालों से लड़के। मैंने बीए कंप्लीट करी, उसके बाद बच्चों के साथ लगी रही, बच्चों से फारिग हुई तो उन्होंने कहा अब पढ़ ले। देखो मैम, आपके केस में चलो बातें तो लंबी हो जाएंगी। अभी आप ये देखो, इनके केस में इनकी कुंडली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया कि हाँ इनको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा ने वहां से प्रॉब्लम कर दिया कि भाई माँ के साथ रह के भी नहीं पढ़ पाएगा। चंद्रमा कमजोर एक ऐसा कि मदर के घर की एजुकेशन पूरी नहीं करने दी। देखो आप, एक क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर ये उस टाइम अगर मान लो जैसे अब हमें थोड़ा रेमेडीज का पता लग रहा है, तो रेमेडी की जाती जैसे यही चांदी के गिलास में पानी, सुनो तो अब उसका इफेक्ट रहता। मैम बिल्कुल इफेक्ट होता। यही चीज देखो, हमारी ताकत यही है। हाँ जी, अगर कुंडली प्रॉमिस कर रही है कि इसकी एजुकेशन होनी है, हाँ जी, और एक वजह से कोई हर्डल आ गई, तो उसकी रेमेडी करते ही बच्चा क्लिक कर जाएगा। इनके चंद्रमा के उस टाइम उपाय हो गए होते तो हाँ जी। बच्चा पढ़ता, ये हर्डल्स नहीं आती। मतलब वो अब लोग सिर्फ जैसे इनको हेल्थ इश्यू आया, भाई बीमार हुई, तो उस टाइम हमें चंद्रमा की रेमेडीज करनी है या कि चंद्रमा चंद्रमा की और लगन की, क्योंकि देखो लगन तो बीमार था ना। हाँ जी, और एक और चीज देखो, इनका जो 8th हाउस, जो सेकंड हाउस लॉर्ड है मार्स, हाँ जी, ये भी मत भूलो कि वो बचपन की प्रॉब्लम थी इनकी, ज्वाइंट फैमिली टाइम की। जब ये बीमार पड़ी तो मंगल कंबस्टेड है इनका, अच्छा, तो हमें हाँ, सेकंड लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, हाँ जी, वो बिल्कुल ज्वाइंट, बिल्कुल फैमिली का है, हाँ जी, हाँ जी, और राहु भी है, वो कंबस्टेड भी है। हाँ जी, तो इस तरीके से कि हर्डल्स कहाँ आती हैं, क्यों आती हैं। अब इनकी कुंडली होती तो मैं इनको ना केवल एक उपाय बताता, सभी ध्यान से देखेंगे। मैं इनको जो नॉर्मल उपाय थे वो तो बताता ही, साथ में साथ कि जी चंद्रमा का उपाय जरूर करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, लेकिन आप ये देखो, कुंडली में अच्छे योग होने की वजह से आज ग्रेजुएशन करके बैठी हुई है मैडम, किसी हाँ भी जी, तरह हर्डल्स आई, दूर हो गई। हाँ जी, जी, बचपन, जो कल इससे पहली क्लास में हमने एक चीज और देखी थी कि सेकंड हाउस जो ज्वाइंट फैमिली का है, हाँ जी, वो भी हमारी एजुकेशन के लिए कहाँ जरूरी, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट, और ये भी मत भूलो कि वहां राहु भी बैठा हुआ हाँ जी, है ना। हाँ जी सर। जी नेक्स्ट, तो राहु जो है वो इनको इनर जो ज्ञान है वो ज्यादा देगा या कि हर्डल्स लाएगा इनके लिए? इनर ज्ञान कैसे देगा मैम? अगर ये 5वें में होता, राहु का संबंध 5वें का होता, यानी कि 5वें घर में बैठा होता तो देता ना, 5वें घर में देता, ठीक है। 5वें घर का। और लेकिन अभी सर आपने एक क्वेश्चन मेरा और वो है सर, इसमें ही एजुकेशन से ही रिलेटेड। बताइए। आज सर जो मैं अपने बेटे के साथ आज मैं जो काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ जिसको आप सुन के आप मुझे क्या कहोगे मुझे नहीं समझ में आएगा, कि मैं उसका बायो के 11th और 12th के मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, जो कि मैंने कभी पढ़ी नहीं, मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं, और वो चेक करवाए गए मेरे दूसरे प्रोफेसर से जो नीट की तैयारी करवाते हैं। उन्होंने कहा कि ये नोट्स किसने बनाए हैं,
हमें बता दो, हमें उससे मिलना है। चलो, ये विषय तो आगे का था, लेकिन अभी खोल देता हूँ, आपकी बहुत ज्यादा क्वेरी है इसलिए। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा विषय है, बायो, जो कि मेडिकल साइंस डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ जी। और जुपिटर इंसान की जीवात्मा है। हाँ जी। एजुकेशन के घर से या एजुकेशन के फिफ्थ लॉर्ड से जुपिटर बनेगा, तब ऐसा इंसान बायो में बहुत अच्छा कर सकता है। सर मैंने तो कभी मतलब लाइफ में ऐसा इंसान बहुत अच्छा करेगा। अब आपका जुपिटर कहाँ है देखो, क्योंकि फिफ्थ हाउस में एजुकेशन के घर से, या बायोलॉजी शरीर का विज्ञान है, और इसके विज्ञान का डॉक्टर बनता है जो एमबीबीएस करता है। हाँ जी। बगैर जुपिटर के अच्छे डॉक्टर नहीं बनते, यानी कि बायोलॉजी के ज्ञाता नहीं होते। तो आप जो बायोलॉजी का काम कर पाए वो जुपिटर की वजह से कर पाए। ये एक पूरा चक्कर है कि कोई इंसान नीट क्लियर करेगा, डॉक्टर बनेगा तो कैसे बनेगा, उसमें ये सेंटेंस जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये उस टाइम पे काम आएंगे। अच्छा, कि क्योंकि मुझे बेटा ने कहा कि मम्मा ये नोट्स डॉक्टर बन, किस तरीके से जुपिटर हमारे डॉक्टरेट करने में, या ये एमबीबीएस में, मेडिकल करने में काम आता है। जैसे इंजीनियर के लिए कोई और प्लैनेट्स जिम्मेवार है, कोई इसके इकोनॉमिक्स के लिए कोई और जिम्मेवार है, तो इसी तरह मेडिकल के लिए हमारा क्या जिम्मेवार है? जुपिटर। जुपिटर। ठीक है मैम? अच्छा, ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट एक कुंडली हाँ और ले। एक वो आपने अभी ये बताया था कि जुपिटर और मरकरी की अगर युति होगी तो क्या बताया था कि वो मैं थोड़ा मिस कर गई। चलो, ये अगर मरकरी और जुपिटर दोनों एक साथ, ऐसा इंसान बहुत अच्छा स्पोकर होता है, वो होता है ओरेटर होता है, बोलने वाला होता है। अच्छा नॉलेज होता है ऐसे इंसान को, बहुत अच्छा, क्योंकि दोनों के दोनों एजुकेशन के हुए ना, तो ऐसा इंसान इंटेलिजेंट होगा। अगर मरकरी के साथ वीनस चला जाएगा तो वीनस, मरकरी भी जो है, बुध भी नौटंकी का कारक होता है, आर्ट का भी कारक। वीनस के साथ मिलके ऐसा इंसान आर्ट के फील्ड में, डांस के फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, कुछ कहते हैं ना मजाकी लोग होते हैं, कौन से होते हैं जो, जिनको हम वो बोलते हैं, टीवी पे भी वो करते रहते हैं, लाफ्टर चैनल, कॉमेडियन, वो बहुत अच्छा कर जाते हैं जुपिटर और मरकरी साथ में होते तो। और जुपिटर नहीं, वीनस और मरकरी, और मरकरी के साथ अगर मार्स आ जाए तो ऐसा इंसान एजुकेशन में बहुत अच्छा लॉजिक लगाता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है ऐसा इंसान। तो ये इस तरीके की चीजें आप खुद ही मैथ में अच्छा हो जाएगा। हाँ, अब आप ये देखो कि ये कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये गुणों की, जो ग्रहों के अपने गुण हैं उनको कंबाइन कर देते हैं, ऐसे ही बनते। ये सर मेरा मरकरी वो इकट्ठा बैठा है, मार्स। हाँ, तो मरकरी और मार्स इकट्ठा बैठा है, तो बताओ एजुकेशन मैथमेटिक्स काफी अच्छा है सर, बस, लेकिन मेरे पढ़ने नहीं दिया गया। वो एक अलग चीज है, लेकिन मैथमेटिक्स की मैंने बात की ना। चलो, मैथमेटिक्स था लेकिन पढ़ने नहीं दिया, 12th तक जबरदस्ती पढ़ी। हम इधर उधर की बातें कम करेंगे, सीधा फोकस पे रहेंगे हमारा। एंड पे एक दो कुंडली और मैं चाहूंगा कि ले जी। एक कुंडली बताऊं? हाँ जी, मैं एक कुंडली बताऊं? जी बताइए। उसके बाद 1 जनवरी 1962। 1 जनवरी 1962 चंदौसी यूपी 4:45 PM। ओके सॉरी, 4:45
नहीं, 5:45 PM, 5:45। हाँ, शाम को। चंदौसी, चंदौसी, CHEND DAUSI, DAUSI। चंदौसी, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। जी, गुड। कृष्ण पक्ष के 10th 10वीं तिथि को जन्म है इनका, चंद्रमा बली है। और चंद्रमा पंचम है। पहले तो हम देखेंगे कि 5th लॉर्ड 5th हाउस, ओके। आप बताइए। नहीं, ये मैं पत्री सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ऑल इंडिया टॉपर रही हैं और एम्स की पढ़ी हुई हैं, डॉक्टर हैं, और अभी फिलहाल अमेरिका में है। तो मतलब शी वाज वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज। देखो, अभी हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इन्होंने स्टडीज, ये जो एजुकेशन में इतना अच्छा क्यों किया इन्होंने। अब वो डॉक्टर का विषय आएगा तब हम बात करेंगे, अभी केवल एजुकेशन। तो कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, चंद्रमा एवरेज है इनका, मून एवरेज है, चंद्रमा यहां पर 5वें घर में बैठा हुआ है, ओके। और 5वें घर के चंद्रमा के लिए मैंने एक चीज बोली थी। हाँ जी, क्या बोला था? कि वो जो है अपना फील्ड चेंज कर सकता है। यस, ओके। एक चीज और बोली थी कि ऐसा इंसान डॉक्टर और एडवोकेट नहीं बन सकता। नहीं बनता, टेक्निकल बोली थी ना। सर्जन हो सकता है, सर्जन टेक्निकल उसमें जाएगा। स्टडीज अपने को करनी है, यही केस स्टडीज करनी है कि वो डॉक्टर बनी और बहुत अच्छी सर्जन बनी। हाँ जी, यही करने ना। हाँ जी, हाँ जी। अब इसका बताइए 7th लॉर्ड, सॉरी 5th लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस कहाँ बैठ गया? 7th हाउस में, केंद्र में। अगला सिग्निफिकेटर कौन है? मरकरी के साथ बैठ गया, वो भी बैठ गया। वीनस, मंगल। 7th हाउस में ही है मरकरी भी। यस, वेरी गुड। अब मैंने कुछ देर पहले बताया था कि टेक्निकल है। हाँ जी, एक चीज बताई थी, कुछ प्लेनेट टेक्निकल है, जिसमें से मार्स, हाँ जी, राहु और केतु। हाँ जी, मार्स, राहु, केतु एंड सैटर्न भी लेंगे ना। यस, हाँ जी। उसकी प्लेसमेंट कहाँ है? किसकी? 8th में केतु और टेक्निकल प्लेनेट में मार्स की। मार्स की भी 7th हाउस में है। तो यानी कि टेक्निकल स्टडीज करेगा ऐसा इंसान, ठीक है। हाँ सतीश जी, इसमें ये तीनों कंबस्ट हैं, तो कोई 5th जो लॉर्ड है पंचमेश कंबस्ट है। मैम उन पे भी आएंगे ना, इन पे भी आएंगे जी। अब हम 5th लॉर्ड, इसकी बात करेंगे। 5th लॉर्ड, 4th लॉर्ड, लॉर्ड जो एफर्ट्स का स्वामी है, मंगल। मंगल लॉर्ड। अब सुनो, 2nd लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड चंद्रमा।
कहाँ बैठ गया? सेकंड हाउस में। यानी कि इस फैमिली ने इसको सपोर्ट किया एजुकेशन में। चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है, पूरी फैमिली लगी हुई इसके पीछे एजुकेशन दिलाने में, स्टडी टाइम में। कितना बड़ा योग है ये कि फिफ्थ लॉर्ड, इनका जो लग्नेश, दोनों साथ है। एफर्ट का स्वामी भी इनको आगे धकेल रहा है, यानी खूब सारे एफर्ट करवा रहे हैं। निधि जी, आप ये बताइए कि पढ़ाई में इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने एफर्ट्स डाले? प्लीज बोलिए। टॉपर है तो एफर्ट्स तो किए ही होंगे, टॉपर तो तभी हुई होगी। ये क्यों टॉपर बनी? कि एफर्ट्स बहुत अच्छे डाले इन्होंने। इसकी फैमिली ने इसको बहुत जबरदस्त सपोर्ट। फोर्थ हाउस मदर को भी रिप्रेजेंट किया, चंद्रमा पे। निधि जी, इनकी पूरी स्टोरी सुना दीजिएगा आप। कौन है इनकी एजुकेशन के शुरू से? स्कूल में ब्रिलियंट थी, 12th स्टैंडर्ड में ऑल इंडिया टॉपर रही, न्यूज़पेपर में छपा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एजुकेशन के टाइम से कि इनकी फैमिली ने इनको कितना सपोर्ट किया, कितना पढ़ती थी। कितना पढ़ती थी। ऐसे लोग केवल और केवल पढ़ाई 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 पे इतना फोकस कर देते हैं। क्यों? का स्वामी उसको साथ लेके चल रहा है मिशन को। अब बात आते हैं D9 में। D9 में फिफ्थ लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य। कहाँ बैठ गए? सूर्य है चले गए 6th हाउस, एफर्ट के हाउस में, 6th हाउस। एफर्ट में। कौन से घर में? एफर्ट छठे हाउस में। ये लेवल के इनके एफर्ट्स रहे हैं। किस लेवल के? ये स्टडी करना है अपने को कि बच्चे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो आज उस लेवल पे है। अब बात करते हैं कि क्या क्या रहा इनके साथ। जैसे इनका मार्स कंबस्टेड, मरकरी कंबस्टेड, वीनस कंबस्टेड, ये सारे ग्रह कंबस्टेड है। लगन, चौथे घर का स्वामी, फिफ्थ लॉर्ड, 12th लॉर्ड, सारे कंबस्टेड। जब जब चाहे बाय डिफॉल्ट हुए या कैसे भी हुए, इनके उपाय हुए और उस बच्चे ने मेहनत की और वो बच्चा आगे चला गया। ये इनकी एजुकेशन का है। फिफ्थ लॉर्ड अपने सिग्निफिकेटर के साथ बैठ गया, जबकि शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं। ये एजुकेशन का सूत्र लगा लेना कि अगर पांचवें घर का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा, केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा, तो वो हमेशा अच्छे की तरफ लेके जाएगा। उसके साथ अगर हमारा एफर्ट्स का स्वामी, कंपटीशन का स्वामी भी बैठ गया या उसको कर देगा, तो भी हेल्थ हो सकता है कि कुछ देर के लिए सफर कर जाए, बट कंपटीशन टॉप का देगा। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में देते हुए
और ये बच्चा इतना अच्छा डॉक्टर क्यों बना, ये डॉक्टर करते हुए ये केस स्टडी करेंगे अभी एजुकेशन पे। बस कि बहुत अच्छी मेहनत करी बच्चे ने, केवल और केवल मेहनत के दम पर बच्चा वहां तक गया है। ठीक है जी, एक कुंडली और ले लेते हैं। जी बताइए। एक कुंडली है आपको, चलो मैं डाल दूं इसमें एक मून का, क्योंकि आज हमने मून का टॉपिक लिया है। 8/7/2004। मैं दूं एक कुंडली? हाँ आप दे दो, गुड। हाँ जी, 14/12/1974। यस। समय है दिन का 1:32। प्लेस दिल्ली। दिल्ली। चंद्रमा शुक्ल प्रथमा। चंद्रमा कैसा है इनका? शुक्ल प्रथमा तो कमजोर है। वीक हो गया। चौथे घर का स्वामी, सॉरी पांचवें घर का स्वामी मून। एक ये सूत्र है, जब भी या तो बाई चांस चंद्रमा है, पांचवें घर का स्वामी जब भी 10th लॉर्ड में जाएगा तो सॉरी 10th हाउस में जाएगा, तो 10th हाउस क्या है? केंद्र है। अभी बताया था ना मैंने, पांचवें घर का अगर केंद्र या त्रिकोण में जाए तो अच्छा करता है जी। बिंदु जी बताइए इनके बारे में। और भी कुछ एजुकेशन के बारे में, क्योंकि 10th हाउस का है, और जब हमने किया कि 10th हाउस का हमें पढ़ाई में तकलीफ आती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने ये कुंडली पिक करी कि मैंने कुछ और में भी हो सकता है इसमें रहो। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान दे लेना कि हमने बनाई है वो दो तरीके से बनाई है। एक स्कीम 5th हाउस, 5th लॉर्ड और सिग्निफिकेटर, इनके ऊपर दृष्टियां, और दूसरी स्कीम चंद्रमा की बनाई है। इन दोनों स्कीम्स को अपने को ध्यान में रखना है। अब सोचो चंद्रमा की स्कीम अकेले उसको कम्पीट कर रही है, रिजल्ट दोनों के आ सकते हैं, रिजल्ट दोनों के आ सकते हैं। चंद्रमा अकेला भी रिजल्ट देने में सक्षम है और ये रिजल्ट देने में भी सक्षम है। ओके, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमने प्रिडिक्शन करनी है, पहली स्कीम और आज वाली पढ़ाई की स्कीम। अब देखेंगे कि चंद्रमा, अगर केवल चंद्रमा की बात की जाए तो 10वें घर का चंद्रमा बचपन में ये लिखवाया था जी जी, और डेफिनेटली बचपन में ये बच्चा पढ़ाई के मामले में गोल्ड मारता होगा, इधर उधर की बहानेबाजी। लेकिन अब यहां पे देखो कि चंद्रमा है कौन? पांचवें घर का स्वामी, एजुकेशन का स्वामी है, और एजुकेशन का स्वामी 10th हाउस में बैठ गया, तो यानी कि केंद्र में बैठ गया। अब क्या होगा? तो सुधार करेगा, अच्छा करेगा। ये सुधार कर सकते जी। अगर ये मून होता इसके छठे घर का स्वामी, तो अब हम क्या कहते हैं? तब भी सुधार करता है? तो नहीं कर
तब एजुकेशन अच्छी नहीं करता, तब फॉर्मूले लागू हो जाते सारे के सारे। ओके, तो अब हम बताइए। किसी भी कुंडली से कंफर्म नहीं कह सकते क्या होगा, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं दोनों तरीके से जो आपने बताया, एक मून को लेकर और एक सिग्निफिकेटर्स को लेकर। यस, 2 स्कीम मैंने दी है आपको। अभी तो कुछ सूत्र भी आएंगे, लेकिन वो एकदम से अगर मैंने लिखवा दिए 15-20 सूत्र तो भी वो एक एक करके जैसे कुंडली में आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन ये 2 मेन स्कीम है जिस पे हमें ध्यान देना। अब अगली स्कीम में इसमें एक ये भी आता है कि बुध से 5वें घर का स्वामी, वो भी देखा जाता है एजुकेशन के लिए। जैसे यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है इसमें आपके 9th हाउस में, तो इस मरकरी से लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो जुपिटर की यहाँ डबल भूमिका हो गई, डबल रोल प्ले करेगा। एक तो लग्नेश की वजह से, सिग्निफिकेटर की वजह से, और जुपिटर से इसे मरकरी से 5th लॉर्ड होने की वजह से भी। तो ये एक बाद की चीजें हैं, लेकिन ये धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हम केवल मून, क्योंकि बच्चों की कुंडली को देखोगे तो देखते मून जरूर देखना है अपने को, उसकी मून की प्लेसमेंट क्या है। अगर क्या है या उस पर गलत नजर पड़ी हुई है, मतलब मेलिफिक प्लैनेट्स की, बच्चा फिर भी अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इनके बारे में बताइएगा प्लीज। जितना मैं जानती हूँ शुरू से एजुकेशन वाइज टॉपर रहा है ये बंदा। एजुकेशन में स्कूलिंग, कॉलेज, उसके बाद अपनी टेक्निकल लाइन फील्ड, और प्रोफेशन वाइज तो ही इज डूइंग वेरी वेल। ठीक है, एजुकेशन में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ मुझे 10th हाउस का लग रहा था क्योंकि ये काफी एज हो चुकी है, तो यहाँ से मैं अपने बच्चों को रिलेट करी थी। मेरे दोनों बच्चों की कुंडली में 10वें घर में चंद्रमा है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, डिफरेंस कहाँ आएगा। एक इसका वो देखो D9, देखो D9 का 5th लॉर्ड देखो, और कहाँ बैठा है? कंपटीशन के घर में। अब बताओ वो टॉपर होगा या नहीं होगा? लेकिन केतु भी तो है साथ में। केतु भी है साथ में, आई डू एग्री। केतु है तो हेल्थ के बारे में बात करेंगे केतु आएगा तो। आप मुझे बताओ 5th लॉर्ड यानी कि एजुकेशन का लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठ गया तो कितने एफर्ट्स और कितनी कंपटीशन देगा। शायद इससे पहली कुंडली में भी हमने यही देखा था, और उस बच्चे ने भी टॉप किया था। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 6th हाउस कैसे इन्वॉल्व हो गया उसमें। जिससे पहले की कुंडली हमने की उसमें भी जो 5th एजुकेशन का जो स्वामी था, उस लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, यानी कि उसने एफर्ट्स बहुत अच्छे मारे, कंपटीशन बहुत अच्छा दिया। एजुकेशन को हम इस तरीके से एक 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 पॉइंट से हम क्लियर करते चलेंगे। अब इसके और बहुत सारे सिग्निफिकेटर देखो, इनके एजुकेशन के सिग्निफिकेटर। जुपिटर 12th हाउस, जुपिटर के ऊपर किसी खराब ग्रह की दृष्टि है? नहीं है। इट मींस वो अपने फल देने में सक्षम है। अब देखते हैं मरकरी, जो 4th लॉर्ड भी है और 7th लॉर्ड भी है। हमें जो एस्पेक्ट्स देखने हैं, हाँ जी, हमें जो ये एस्पेक्ट्स देखने हैं ये D9 में भी देखने हैं या सिर्फ लगन कुंडली में भी D9 में भी D1 में देख रहे हैं। एक बार फिर देखो
कि आपका सिग्निफिकेटर D1 में किसके साथ बैठा हुआ है? मरकरी, भाग्य के स्वामी के साथ, सिक्स्थ लॉर्ड के साथ, एफर्ट्स वाले के साथ। ठीक है, ये हमारे एजुकेशन के अभी देखो, इसका ये है कि हम जैसे जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 केस स्टडीज जितनी क्लियर होती जाएंगी, आपके दिमाग में ये सूत्र बैठते जाएंगे। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सॉरी फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, ये कैसे कैसे रोल प्ले करता है, चंद्रमा कैसे रोल प्ले करता है। ओके, चंद्रमा यहां पर 10th प्लेसमेंट जरूर है, लेकिन कौन है ये हमें ध्यान देना है। अगर यही चंद्रमा वीक होता, ये अमावस्या के आसपास का चंद्रमा होता, तो अब बताओ क्या वो एजुकेशन अच्छी करता? नहीं, एजुकेशन में फिर वो ये हो जाता कि हाँ यार हर्डल। फिर हम देखते कि उसके ऊपर दृष्टि किसकी है। अगर जुपिटर ने दृष्टि डाली या सौम्य ग्रह साथ बैठ गया, वीनस बैठा हुआ है इसके साथ। हाँ जी। अब हम बात करेंगे कि अगर केवल एजुकेशन तो यहाँ है, पर अब बात करेंगे फिर इनकी कि क्या इनकी हेल्थ पे, जब हेल्थ का टॉपिक करेंगे तो इसके मीनिंग बदल जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। फिर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। चलो एक लास्ट कंप्लीट करते हैं। 8/7/2004, 20:32 दिल्ली। एक बारी फिर बोलना आप। 8/7/2004 और मैम 20:32 यानी कि रात को 8, शाम के 8:32 का समय। 8:32 हो गए। ये कुंडली मेरे पास आई थी, अभी आई थी, इसलिए मेरे को लगा कि बता दूं मैं। हाँ जी, प्लेस क्या है इसका? दिल्ली। ओके। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का जन्म है इनका। इनके चंद्रमा को देखो आप, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। इनका क्या क्या होना चाहिए? जब मैंने बोलना शुरू किया क्या आप इस बच्चे को बिठा के पढ़ा सकते हो, कह रहे जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूछा कि जैसे इनकी एजुकेशन बढ़ी तो क्या पिताजी को फाइनेंशियल, कह रहे जी काम धंधे में काफी गिरावट। ये ऐसे 2 पॉइंट थे जो इस कुंडली में मुझे डायरेक्ट मिले। अब इस बच्चे को उन्होंने कहा कि जी ये पढ़ लेगा नहीं, मैं कहा जी पढ़ेगा क्यों नहीं। 5th हाउस, जो 5th लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब आप बताओ ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? हाँ जी, पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा। अब इसका ये देखो, 6th लॉर्ड जुपिटर, 6th लॉर्ड तो मरकरी हुआ। मरकरी, 6th लॉर्ड मरकरी। हाँ जी, वो केंद्र में हो गया। वो 7वें घर में बैठा है। हाँ जी। इनको और नीच मंगल के साथ बैठा हुआ है। हाँ जी। मैं कहा जी एफर्ट्स डालने में लापरवाही करता है। कह रहे हाँ जी करता है।
मेहनत करने में टाल मटोल कर जाता है, कैसे करता है। इंटेलिजेंट है बच्चा, मेहनत भी कर लेता है, लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करता। हाँ जी, क्यों? क्योंकि मार्स नीच का है, एफर्ट्स कम डालता है। नहीं, एफर्ट का जो कंपटीशन का जो स्वामी है वो मरकरी, हाँ जी, वो मार्स नीच के साथ बैठा हुआ है। और जिस राशि में बैठे वो भी मित्र राशि। हाँ जी, इसको अब हम D9 में लेके जाएंगे। D9 में पंचमेश कहाँ है? पहले घर में। और किस स्थिति में है? उच्च है, के साथ उच्च का, यानी कि सूर्य उच्च का है, लेकिन शनि नीच का है वहां पर। हाँ जी, लेकिन शनि शनि नीच का हो गया ना। हम यहाँ पंचमेश की बात कर रहे हैं, उसके भी इम्पैक्ट मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। D1 ने प्रॉमिस कर दिया कि बच्चे की एजुकेशन अच्छी है, क्योंकि इसके दोनों सिग्निफिकेटर, जैसे जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, नो डाउट, बट बहुत खराब सी स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां पे मित्र राशि में बैठा हुआ है। खराब है, बहुत खराब नहीं है। मरकरी इसके एफर्ट्स का स्वामी भी है, भाग्य का स्वामी भी है, और वो मंगल के साथ है। बहुत खराब नहीं है, लेकिन ठीक ठाक अच्छी सिचुएशन में है। ये तो इसकी कुंडली के प्रोमिसेस हो गए। बात करते हैं सॉरी D1 के प्रोमिस से, अब D9 की बात करते हैं। D9 में फिफ्थ लॉर्ड उच्च का है। हाँ जी, फिफ्थ लॉर्ड उच्च का है। उस पे जुपिटर दृष्टि डाल रहा है, हाँ जी, उस पे मरकरी भी दृष्टि डाल रहा है, उनका आपस में संबंध है। अब बताओ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? जो चंद्रमा अष्टम में है, चंद्रमा हाँ जी, अष्टम भाव में है जैसे, और नीच का भी है ना चंद्रमा तो। D9 में चंद्रमा अष्टम भाव में है जैसे, और दो सुनो, जब हम चंद्रमा की बात कर रहे थे, चंद्रमा की बात कर रहे थे अभी जो पढ़ा था, चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया। D9 का चंद्रमा अगर वो एजुकेशन से संबंधित है तो D9 के चंद्रमा पे चर्चा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जो मैंने आज आया तो स्कीम वो केवल D1 पे दी है। बीच में आवाज जाएगी। ठीक है जी, D1 पे दी है, तो जो फॉर्मूले लगेंगे वो सारे D1 में लगेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, D9 फॉर्मूले सारे D1 में लगेंगे, इसमें हम मून की पोजीशन नहीं देखेंगे। अगर मून एजुकेशन से संबंधित है, जैसे फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठ गया, तब हम मून को देखेंगे, अदरवाइज D9 में मून को नहीं देखेंगे। ओके, अगर ओके, ठीक, फिफ्थ हाउस में 4 नंबर राशि है, अब बताओ क्या हम मून को देखेंगे? हाँ जी, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब मून एजुकेशन का स्वामी हो। और अगर 2 नंबर राशि हुई तो भी उच्च का हो जाता है वहां पर मून, तब देखेंगे। अगर 2 नंबर राशि हुई और 2 नंबर राशि में चंद्रमा बैठ गया, हाँ जी, और 2 नंबर राशि 5वें घर में है, तो 5वें घर में चंद्रमा बैठ गया तो एजुकेशन से उसका संबंध हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ। बस तो संबंध। तो D9 में चंद्रमा पे ये स्कीम लागू नहीं करेंगे जो मैंने आज दी है, ये D9 पे लागू नहीं है, केवल D1 पे है। तो अब आप लोग बताओ कि दोनों स्कीम को मिला के, दोनों स्कीम्स को मिला के अब ये एजुकेशन लेगा या नहीं ले पाएगा? लेगा, लेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी?
एफर्ट्स में। और उपाय क्या करवाने हैं मैंने, बताओ उपाय क्या कर। सर जाप करवा सकते हैं। अरे भाई, अब उपाय जो है हम 5th हाउस के कराएंगे या 6th के, जिसमें एफर्ट्स कम जा रहे हैं? जितने हम इसकी कुंडली में डेप्थ देखेंगे, पंचांग देखेंगे वो सारे, और अभी तो इसकी वो क्या बोलते हैं दशा अंतरदशा देखेंगे। देखो मरकरी का दशा, अंतरदशा किसकी, सैटर्न की, ये रही ना। अब क्योंकि हमें मरकरी की महादशा है और मरकरी इसके एफर्ट्स का स्वामी है, हाँ जी, तो वो लैग कर गया। अपन को आंख बंद करके इसके मरकरी के उपाय करवाने हैं सबसे पहले, ताकि इसके लेवल बढ़ता जाए एफर्ट्स का। बस। अब शनि महाराज क्या रोल प्ले कर रहा है, शनि महाराज 6th हाउस में बैठे हुए हैं। हाँ जी, और शनि जहां बैठते हैं उस जो घर के जो एट्रीब्यूट उनको स्लो कर देते हैं, स्लो। हाँ जी, तो एफर्ट्स यहां से भी स्लो हो रहे हैं। हाँ जी, उनकी केवल पेरेंट्स का एक ही है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, सब कुछ है। और जब मैंने कहा कि चैन से नहीं बैठता, तो उन्हें बिल्कुल जी हम तो इसी दर्द से दुखी हैं कि बच्चे को हम पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, बच्चा हर 20 मिनट में उठ जाता है। अब ये केवल मैंने इन 2 प्लैनेट्स को उनकी इनकी रेमेडीज करवाई, मंत्र दान स्नान, वो एक रेमेडियल पार्ट पे करेंगे। और वो बच्चा अभी ये कब 2-3 दिन पहले कुंडली देखी थी, जब आज की अगर डेट में फोन करके पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल, इतना क्विक इसका रिजल्ट है। वो कहेंगे जी हाँ बच्चे में थोड़ा चेंज तो दिख रहा है, इतने क्विक रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि आपने डायग्नोज ठीक किया है। आपने क्या मतलब मंत्र रेमेडी में बताए? जी मैम। और मरकरी के और सैटर्न के? सैटर्न के दान करवा दिए और मरकरी के मंत्र एक्टिवेट कर दिया। चलो जी। नहीं तो मंत्र जैसे बच्चे नहीं करते तो मदर कर सकती हैं फिर? ये बिल्कुल कर सकती है मदर, कोई भी फैमिली मेंबर, लेकिन हाँ, क्योंकि बच्चे तो करते ही नहीं है। जी मैम तो बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स दोनों में से कोई भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल।